हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, तो आप सभी को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग को जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। चलिए एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। और आज हमारे 45 दिन का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसकी भी आज लास्ट क्लास है। आज आपका लॉजिकल रीजनिंग का कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार सभी लोग जल्दी से लिंक के शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी से सभी लोग लिंक को शेयर कर दें। आज सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो भी आपका इसमें रह गया था उसको कंप्लीट करके ये 45 दिन का क्रैश कोर्स यहीं पे फिनिश करेंगे। जितने बच्चा लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वे अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप स्टडी 91 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर 45 दिन के क्रैश कोर्स के नाम से वो आपको प्लेलिस्ट में आज आपको बनवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने लास्ट क्लास में जो सेशन आपका खत्म किया था वो था आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको कह सकते हैं कथन एवं कार्यवाहियां। कथन एवं कार्यवाहियां, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ डिस्कस किया था। एक बार फिर से जल्दी से रिकैप कर देते हैं। क्या मैंने बताया था कि जो आपका स्टेटमेंट होता है इस टॉपिक के लिए, जो आपका कथन होता है वो कोई ना कोई आपकी समस्या होती है, ठीक है। कोई ना कोई आपकी एक प्रॉब्लम होती है। अब समस्या आपकी क्या हो सकती है, दो प्रकार से हो सकती है। समस्या या तो जटिल होगी और या तो क्या होगी, साधारण होगी। अब जटिल और साधारण कैसे हम डिफाइन करेंगे कि किसको हम जटिल समस्या का नाम देंगे और किसको साधारण। तो मैंने बताया था कि जिस समस्या में किसी के जान माल के खतरे की आशंका बहुत ज्यादा ना हो उसको कहते हैं साधारण समस्या, और जिसमें किसी के जान माल के खतरे का नुकसान बहुत प्रबल हो वो आपको क्या कहते हैं, वो हम जटिल समस्या कहते हैं, ठीक है। और जटिल समस्या में मैंने आपको ढेर सारा एग्जाम्पल दिया था, जैसे बाढ़ हो जाता है, भूकंप हो जाता है, ठीक है, आपका सूखा हो जाता है, आतंकवाद हो जाता है, नक्सलवाद हो जाता है। ये सारे आपके क्या हैं, जटिल समस्या। और साथ ही साथ अगर साधारण समस्या की बात करें तो जैसे आपका बाल मजदूरी हो गया, बाल मजदूरी हो गया, अनुशासनहीनता हो गया, अनुशासनहीनता हो गया, ठीक है, दंगा हो गया। ये सारे आपके क्या है, साधारण समस्या है। आपका बेरोजगारी हो गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आज के डेट में ये साधारण समस्या भी बहुत विकराल रूप लेते जा रहा है, तो इस पर हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक आपका खिंच जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम कार्यवाही करते हैं, वही हमारा कोर्स ऑफ एक्शन कहलाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो समस्या को अगर एट दैट टाइम पूरी तरीके से खत्म ना कर पाए तो कम से कम इतना जरूर कर दे कि वो समस्या पहले से कुछ कम जरूर हो जाए, ठीक है। और आपकी कार्यवाही कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो एक समस्या को तो खत्म करे लेकिन साथ में साथ 5 समस्या और पैदा कर दे। कभी भी आपकी कार्यवाही ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और कल 100% तय है कि आप किसी न किसी पद को सुशोभित करने वाले हो। तो जब आप उस किसी पद को ज्वाइन करो तो आपके सामने जो सिचुएशन उत्पन्न हो, उन सिचुएशन में आप कैसा डिसीजन लेते हो, उन्हीं सब के लिए आपका ये टॉपिक बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं आज के सेशन का। और पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया है। ये शायद यहीं पर हम लोगों ने पिछली क्लास खत्म की थी कि हीरे के गहने बनाने वाले कंपनी के कुछ कामगार परिसर से जाते समय पकड़े गए क्योंकि वो अपने पर्सों में हीरो के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो आपसे कार्यवाहियां क्या है कि जब तक त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था सही ना बन जाए तब तक कंपनी के प्रबंधन को परिसर में सभी गतिविधियां रोक देना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कंपनी का परिसर छोड़ने से पहले कामगारों के सामान की पूर्ण रूपेण जांच होनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको एक तरीका और बताया था लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि
आपका स्टेटमेंट जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, जहां से रिलेटेड हो, उसका जो सबसे बड़ा ऑफिसर है वो आप बन जाओ, और फिर देखो कि अगर आप उस जगह पर होते तो आप क्या आप डिसीजन लेते, तो आप ज्यादा अच्छे से सोच पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी खुद की कोई कंपनी है और वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो पकड़ा गया है, वो आपके सामान के प्रोडक्शन की क्या कर रहा था, इलीगल तरीके से उसको सेल कर रहा था। अब अगर आपने उस व्यक्ति को पकड़ा तो आप क्या करोगे? क्या आप पूरी कंपनी को बंद कर दोगे क्या, जब तक सारे व्यक्ति ना पकड़ में आए? या आप केवल उस व्यक्ति को पकड़ोगे और फिर आप इन फ्यूचर के लिए कोई आप दिशा निर्देश या एक डायरेक्शन जारी कर दोगे ताकि ऐसी गतिविधि दोबारा ना हो? तो वही चीज आपसे कह रहा है कि आपको कथन दिया गया कि आपकी एक हीरे बनाने वाली कंपनी थी और वहां पर कुछ कामगार लोग क्या थे कि चुप्पे से अपने पर्स में हीरा चुरा के ले जाते थे और बाहर तस्करी करते थे। कार्यवाही क्या है कि जब तक त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था सही ना बन जाए तब तक कंपनी के प्रबंधन को परिसर में सभी गतिविधियां रोक देना चाहिए। भाई गतिविधियां रोकोगे तो वहां कुछ लोग काम करने के लिए आते होंगे ना, तो उनका भी काम रुक जाएगा, उनका काम रुक जाएगा, कंपनी में प्रोडक्शन नहीं होगा, सेल नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, तो फिर देगा कहां से मालिक? तो ये तो आपकी बिल्कुल कार्यवाही वन जो है बिल्कुल अनुचित है। दूसरा क्या कह रहा है कि कंपनी का परिसर छोड़ने से पहले, भैया आप, ये बिल्कुल सही तरीका है, जितने लोग कंपनी के परिसर छोड़ के जब जॉब करके सामने जाते हैं तो उनका एक बार पर्स चेक कर लो कि कोई लेके तो नहीं जा रहा है। तो ये आपकी जो दूसरी कार्यवाही है बिल्कुल उचित है। तो यहां पर हो जाएगा कि जो बी कार्यवाही है या कार्यवाही नंबर जो 2 है वो क्या करता है, अनुसरण करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन दिया गया है कि ज्वार की बड़ी लहर मछली पकड़ने की कई नावों और तट के साथ रहने वाले मछुआरों की झोपड़ियों को बहा ले गई। ठीक है, अब मान लीजिए आप कहीं कोस्ट गार्ड के ऑफिसर के रूप में किसी समुद्र के किनारे आपकी नियुक्ति हो रखी है और आपके किनारे आपको ऐसी चीज सुनने को आ जाए तो आप क्या एक्शन लेंगे? उन्हीं एक्शन को इसमें बताया गया है। कार्यवाही क्या है कि आगे से मछुआरों को तट के पास अपनी झोपड़ी बनाने से बचाना चाहिए। दूसरा, स्थानीय प्रशासन को नुकसान की सीमा का निर्धारण करके और निवारण का उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों का दल भेजा जाना चाहिए। तो भैया अगर मछुआरा है तो वो अपना घर, अपनी झोपड़ी हमेशा नदी के किनारे ही तो बनाएगा, तभी तो उसका नाम मछुआरा पड़ा है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आप अगर किसी आदमी को उस चीज के लिए रोकोगे जो उसका हक है, तो ये तो गलत बात है कि आगे से मछुआरों को तट के पास अपनी झोपड़ी बनाने से बचाना चाहिए। ये तो कार्यवाही आपकी बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, स्थानीय प्रशासन को नुकसान की, बिल्कुल भाई कितने का नुकसान हुआ? भाई घर तो बन गया, आया ज्वार, वो घर बहा के ले गया, तो भाई आप कितना नुकसान हुआ है आप उसको देखो, फिर उसको प्रशासन उसको अपने ऊपर प्रस्तुत करो कि भैया इतना नुकसान हो गया हमारे एरिया में, और फिर आगे से उसमें बचाव कैसे किया जा सकता है इस पर आप बल दोगे। ठीक है, ना कि आप मकान बनाने पे ही रोक लगाओगे। तो ये आपकी जो दूसरी कार्यवाही है ये 100% क्या है, अनुसरण करती है। पहली कार्यवाही आपकी अनुसरण नहीं करती, क्योंकि किसी को उसके हक से वंचित करना ये आपका क्या है, सर्वथा अनुचित है। चलिए आगे आइए, क्या कह रहा है? कथन दिया गया कि विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने आए आमंत्रित विषाक्त भोजन के कारण बीमार पड़े और इलाके में स्थित कई अस्पतालों में ले जाए गए। ठीक है, कहीं पर भी ऐसी दुर्घटना हो गई कि मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में कोई भोजन बना हुआ है और वहां पे चलिए, तो देखिए आपका कह रहा है कि विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने आए आमंत्रित विषाक्त भोजन के कारण बीमार पड़े और इलाके में स्थित कई अस्पताल में ले जाए गए। अब देखिए कार्यवाही क्या, पहली सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा देना चाहिए। भाई कहीं पर कोई दिक्कत हुआ, मान लीजिए कहीं पर विवाह फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था और वहां पर कुछ लोग उस भोजन को खाने के वजह से आपने क्या कर दिया, खाने की वजह से बीमार पड़ गया, तो क्या अगर आपको ऐसा सुनने को मिलेगा, अगर मान लीजिए आप उस एरिया के इंस्पेक्टर होंगे या कोई बड़े ऑफिसर होंगे और आपको ऐसे सुनने में आएगा, तो आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे? सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रम, क्या आप सारे जितने भी विवाह अगले डेट में पड़े हुए क्या आप सबको निरस्त कर दोगे? तो ये तो कार्यवाही बिल्कुल ही अनुचित है।
फिर कह रहा है कि सरकार को स्थानीय अस्पतालों की सलाह देनी चाहिए कि बीमारों को सबसे अच्छी सेवाएं दी जाए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ भी जो कार्यवाही नंबर जो बी है वही आपकी उचित है, बाकी जो पहली कार्यवाही है वो आपका क्या है, अनुचित है, ठीक है। पूरे एक के कारण पूरे कार्यक्रम को निरस्त कर देना, स्थगित कर देना, ये आपका उचित कार्यवाही कभी भी नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखिए, कथन दिया गया है कि सेलफोन प्रयोक्ताओं ने पाया कि ट्रैफिक प्लान उतने आकर्षक जितने टेलीकॉम कंपनियों ने प्रमोट किए थे और उन्हें इस बारे में विज्ञापक अधिकारियों को शिकायत की है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अलग अलग टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे जियो हो गया, आइडिया हो गया, आपका एयरटेल हो गया, ये अलग अलग कंपनियां हैं और ये अलग अलग ऑफर निकालती है, ठीक है। अब किसी कंपनी ने कोई ऑफर निकाला और सामने वाले जो उपभोक्ता है वो ये पाया कि जो ऑफर में मेंशन किया गया है कि ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज उसके अकॉर्डिंग नहीं थी जैसा कि उसने अपने एडवर्टाइजमेंट में बोला था। तो वो चला गया ट्राई के पास, जो विनियामक कंपनी है जो इन सबको रेगुलेट करती है, ठीक है। अब कार्यवाही क्या है कि विनियामक अधिकारियों द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को सभी प्लानों के ट्रैफिक ढांचों में पारदर्शी बनाए रखने के निर्देश देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, आप जो ऑफर दे रहे हो बिल्कुल आपका क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, ठीक है। जो आप बोले वही आपका जमीनी स्तर पर भी होना चाहिए। ये नहीं कि बोल कुछ और रहे, ऑफर कुछ और दे रहे हैं और जो मिल रहा है वो कुछ और मिल रहा है। दूसरा कह रहा है कि सरकार को देश में परिचालनरत कंपनियों की संख्या को सीमित करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, आप कंपनियों की संख्या को सीमित क्यों करेंगे भाई, सबको अधिकार है अपनी कंपनी खोलने का, आप उनको खोलने दीजिए। बस ये देखिए कि वो प्रॉपर अप टू डेट जो कंपनी खोलने की जो तरीका है उनको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और फिर जो वो सेवाएं दे रहे हैं वो आपके गाइडलाइन के अनुसार है या नहीं है, ठीक है। तो कंपनियों को सीमित करना आपका सही कार्यवाही नहीं होगा, लेकिन जो पहली कार्यवाही है वो बिल्कुल उचित है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभा के चुनाव से पहले अक्टूबर में राज्य में भारी वर्षा हुई, जिससे राज्य के अधिकांश भागों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हो गया। मान लीजिए कहीं पर इलेक्शन थे, इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर में, और उससे पहले क्या हो गई, खूब बारिश हो गई, जिससे फसल में क्या हो गई, नुकसान पहुंच गया। अब देखिए कार्यवाही क्या है। अब मान लीजिए कि आप वहां के कंसर्निंग ऑफिसर हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी राज्य के सबसे ऊपर के हाई लेवल के ऑफिसर, अब ऐसी सुनने को मिल गया, तो आप क्या करेंगे, उम्मीदवारों को प्रचार का अवसर देने के लिए चुनाव को स्थगित किया जाना चाहिए। तो भैया चुनाव को स्थगित करना आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जिस डेट में चुनाव होना है आदमी कोशिश वही करता है कि उसी डेट में चुनाव हो जाए। चुनाव को स्थगित करना मतलब बहुत ज्यादा मजबूरी होती है तभी चुनाव स्थगित किया जाता है, अन्यथा चुनाव स्थगित करना उचित कार्यवाही कभी नहीं होती। दूसरा कह रहा है कि सरकार को प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये जो दूसरी कार्यवाही है ये 101% क्या है, इस सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल उचित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय विश्वविद्यालयों से बढ़ती संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है। वाह, ठीक है। क्या देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय से बढ़ती संख्या में निकाले गए ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है। अब कार्यवाही देखिए क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थानों की अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट बोलता है तो पहले तो ये बिल्कुल ही अनुचित स्टेटमेंट है भाई। अगर कोई ग्रेजुएट है और अपने भारतीय विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है तो वो मतलब कैपेबल है, अगर उसने वाकई में पढ़ाई किया है तो, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा कार्यवाही देखिए क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थानों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा आपसे कह रहा है कि जो कॉलेज का पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको तय करने के लिए किसको कह रहा है, अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। किसको, उच्च शिक्षा के कॉलेजों और संस्थानों को अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए। तो ये बिल्कुल कार्यवाही पहली उचित है। दूसरी क्या कह रहा है कि विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए ये भी सही है।
भाई अगर विदेशी विश्वविद्यालय इंडिया में अपना ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना चाहते हैं, अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं और अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो दोनों कार्यवाही है वो दोनों ही उचित है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए आगे देखिए, कथन दिया गया है स्थानीय स्कूलों के कई स्कूली बच्चे स्कूल अधिकारियों द्वारा दिए गए सब्सिडाइज टिफिन खाकर बीमार पड़ गए। ठीक है, होता है ना मिड डे मील की जो योजना चल रही है सरकार की, ठीक है, उसी प्रकार की मान लीजिए कोई योजना चल रही थी और उसका भोजन खा के क्या हो गए, बीमार पड़ गए बच्चे। ठीक है, तो देखिए कार्यवाही क्या है, सभी स्कूलों की टिफिन सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। अब देखिए हुई घटना किसी एक स्कूल में और बंद क्या कर रहे हैं, सभी स्कूलों को। भाई ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। जहां पर दिक्कत है, जहां पर गड़बड़ी है, आप केवल उतने चीज को दुरुस्त करो ना। ठीक है, पूरे सिस्टम को बंद करना ये आपका कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, स्कूल द्वारा दिए गए टिफिन की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए सरकार को एक प्रणाली क्रियान्वित करनी चाहिए। ये आपका जो दूसरा है वो आपका बिल्कुल क्या है, उचित है। ठीक है, पहला जो आपका बिल्कुल अनुचित है, दूसरी जो कार्रवाई है ये 100% उचित है। आगे देखिए हमारे यहाँ राजस्व लेखपाल का बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, इसकी आपका एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, कभी भी एग्जाम्स हो सकते हैं, तो आप इस बैच को ऑनलाइन मोड में अपने घर पर बैठे पढ़ सकते हो। उसके लिए देखिए क्या करना होगा, हमारा स्टडी 91 ऐप डाउनलोड करना होगा और वहां से आप इस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। 600+ आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है और साथ में ऑनलाइन डाउनलोडिंग की सुविधा भी है। इसके साथ साथ जो आपका यूपी वीडियो का जो एग्जाम निरस्त हुआ था, इसकी भी तैयारी आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इन सारे के बारे में जानकारी आपको कहां मिलेगा, स्टडी 91 ऐप पर। अगर आपको ऐप से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कथन दिया गया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में डॉल्फिन की संख्या में तेजी से कमी हो रही है। डॉल्फिन आपको पता है एक मछली होती है और बहुत बुद्धिमान मछली होती है। अब इसको क्या करा है कि डॉल्फिन को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया जाना चाहिए ताकि इनके प्रजनन को मछली घरों सुरक्षित जगहों पर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों को सूची बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। भाई अगर किसी क्षेत्र में डॉल्फिन सर्वाधिक रूप में पाई जा रही है, ठीक है, और वो पता है कि वो दिन पे दिन घटती जा रही है, तो पहले तो आप इसको ये घोषित कर देंगे, अगर लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर देंगे तो उनका संरक्षण और अच्छे से होगा और उस पर लोग और अच्छे से ध्यान देंगे और स्थानीय लोगों को भी बताएंगे कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंस है इसका हमारे जीवन में, हमारे प्रकृति में। तो ये आपकी दोनों कार्यवाही है, दोनों क्या है, दोनों ही उचित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कथन दिया गया है कि ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय बैंक कर्मचारियों के अक्कड़ तौर तरीके के खिलाफ कई ग्राहकों ने बैंक की स्थानीय शाखा के कर्मचारी से शिकायत की है। कार्यवाही क्या है, बैंक प्रबंधन को सभी कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर देना चाहिए और दूसरे बिल्कुल गलत बात है। भाई मान लीजिए किसी कस्टमर ने किसी बैंक ऑफिसर के खिलाफ कोई कंप्लेन लिखवाई, तो भैया पहले उस ऑफिसर से भी तो उसका पक्ष सुन लो कि उसने ऐसा किया था या नहीं किया था। किया था तो क्या उसके सामने दिक्कत थी, क्यों किया उसने, ठीक है, सारी सरकमस्टांसेस को देख लो, समझ लो, फिर आप तुरंत निलंबित कर देना, ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन सर्वदा क्या है, अनुचित है। दूसरा कह रहा है कि आवश्यक कदम उठाने के लिए बैंक शाखा को प्रबंधन के पास रिपोर्ट मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पहले आप एक नोटिस जारी करिए कि भैया आप ऐसा क्यों किए थे, 3-4 बिंदु बनाइए, उन बिंदुओं का जवाब पहले अगले व्यक्ति से मांग लीजिए, देखिए वो क्या लिख के दे रहा है, फिर दोनों पक्ष को बैठाइए, फिर वहां पर आप एक्शन लीजिए। तो यहाँ पर जो दूसरा है, जो बी वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वही आपका उचित है, पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है बिल्कुल अनुचित है। देखिए अगला क्या कह रहा है, कथन दिया गया है कि सुबह अज्ञात बदमाशों ने जॉगर्स पार्क में रोजाना की सैर करते समय 2 व्यक्तियों को मार दिया। एक पार्क था जहां पर लोग सैर करने जाते थे, तो वहां पर 2 व्यक्तियों को मार दिया। अब अगर आप उस एरिया के क्या है, कंसर्निंग ऑफिसर है, ठीक है, तो पहली कार्रवाई क्या है कि भविष्य में इस तरह के आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को जॉगर्स पार्क में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैनात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस तरह के हमलों से बचने के लिए इलाकों के नागरिकों को सुबह सैर के लिए समूहों में जाना चाहिए।
ये भी बहुत बात है भाई, सेफ्टी के लिए अगर पता है कि ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप अपनी सेफ्टी भी खुद से कर सकते हैं। वो आप क्या करिए, समूह में जाइए। तो दोनों कार्यवाहियां क्या है, बिल्कुल ही अनुचित है, ठीक है, बिल्कुल ही अनुसरण करती है। देखिए अगला क्या कह रहा है, पिछले कुछ महीनों के दौरान स्कूल बसों के खराब रखरखाव के कारण कुछ दुर्घटना में कई स्कूली बच्चे मारे गए। ठीक है भाई, स्कूल है की बसें होती है जहां पर स्कूली बच्चे, जिसके थ्रू स्कूली बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं। अब अगर ऐसी चीजें सुनने में आ रहा है तो कार्यवाही आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि उस जगह के आप एक आरटीओ ऑफिसर हैं और आपको ऐसी चीजें सुनने को मिल गई तो आप क्या करेंगे? इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाव के लिए स्कूल बसों की हालत का निरीक्षण करने के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समूह गठित करना चाहिए। भाई अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक समूह जरूर गठित करिए और देखिए कि ऐसी घटना क्यों घटित हो रही है। दूसरा करें कि जब तक इन बसों को उचित ढंग से जांच नहीं हो जाता है, सरकार को सभी स्कूलों के बसों, अब देखिए यहाँ पर सभी स्कूलों की बसों के लाइसेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। अगर एक जगह किसी स्कूल में ऐसी दिक्कत है तो आप उसी स्कूल के बसों का लाइसेंस चेक करिए, क्यों दिक्कत हुई इसको पहले विचार करिए, फिर लाइसेंस को निरस्त करिए अगर आपको लगता है कि वाकई में दिक्कत है। लेकिन सभी स्कूलों के बसों का लाइसेंस निलंबित करना ये आपका बिल्कुल अनुचित है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल पहली, ठीक है, बिल्कुल पहली, केवल पहली कार्यवाही यहाँ पर क्या होगी? अनुसरण करती होगी। अब देखिए कथन एवं धारणा, तो ये आपका दूसरा टॉपिक है। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लें, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। ठीक है, फटाफट स्टेटमेंट एवं एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, इसको क्या लिख सकते हैं? कथन एवं पूर्व धारणा। ठीक है, अब देखिए इस टॉपिक के लिए कथन क्या होता है। तो देखिए किसी टॉपिक पर जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कथन कहलाता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर जो हम अपनी राय रखेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? कथन कहलाएगा। अब आप होता ऐसा है कि कुछ चीजें होती है जो हम कथन में नहीं बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो सामने वाला श्रोता है वो क्या होता है, वो उस चीज से अपने आप कुछ चीजें एज्यूम कर लेता है अपने दिमाग में। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा पूर्व अवधारणा कहलाता है। या सीधी सी बात है कि कुछ चीजें बोलते समय हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं, अगर वही चीजें आपके पूर्व अवधारणा में मौजूद हैं तो वो पूर्व अवधारणा हमारे कथन में 100% अंतर्निहित होगा, और अगर वो पूर्व अवधारणा हमारे कथन में नहीं निहित है तो वो हमारा पूर्व अवधारणा अंतर्निहित नहीं होगा। जैसे अगर हमको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर आपका एक कथन दिया गया है, ठीक है, अगर कहीं पर एक कथन दिया गया कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, यहां मोबाइल फोन या यहां मोबाइल का प्रयोग वर्जित है, यहां मोबाइल का प्रयोग क्या है? वर्जित है। ठीक है, अब कहीं पर ये स्टेटमेंट आपके सामने आ रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, यहां पर मोबाइल का प्रयोग क्या है? वर्जित है। अब कहीं पर अगर ऐसी सूचना लिखी हुई है, कहीं पर यह सूचना दी गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, यहां पर मोबाइल फोन वर्जित है, तो जो व्यक्ति इस सूचना को कहीं पर लिखवा रहा होगा तो इस सूचना को लिखवाते समय उसके दिमाग में जो चीजें आई होंगी, अगर वही चीजें आपके इस पूर्व अवधारणा में मौजूद हैं तो ये पूर्व अवधारणा इस कथन को क्या करेगा? अंतर्निहित होगा। और अगर वो पूर्व अवधारणा आपके इस कथन में नहीं मौजूद है तो वो अंतर्निहित नहीं होगा। जैसे पहले अगर पूर्व अवधारणा कह रहा है, पहले अगर पूर्व अवधारणा कह रहा है कि लोग सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, लोग सूचना को ध्यानपूर्वक
पढ़ेंगे। ठीक है, लोग सूचना को ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका एजम्पशन है कि लोग सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर आप कहीं पर नोटिस लिख रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि नोटिस जो लिख रहे हैं उसको आते जाते लोग पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो अगर ये पूर्व अवधारणा दिया गया है आपके एग्जाम में, तो ये पूर्व अवधारणा इस कथन का क्या करेगा, 100% अनुसरण करेगा। तो सीधी सी बात है कि जब भी कोई आप स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के टॉपिक को पढ़िए या क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो सीधी सी बात है कि आप समझ जाइएगा कि वो स्टेटमेंट कौन दे रहा है, वो स्टेटमेंट आप खुद दे रहे हैं। आप खुद दे रहे हैं का मतलब क्या है कि वो स्टेटमेंट जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो उसके आप अधिकारी खुद बन जाइए, और फिर आप चीजों को एज्यूम करके देखिएगा आपका आंसर कितना जल्दी निकलने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन को उठाते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सड़क एक्स पर बहुत अधिक गड्ढे होने के कारण समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल है। अब धारणाएं आपके सामने दिख रही है और आप एज्यूम करिए और बताइए कि कौन सी पूर्व अवधारणा हमारे कथन में अंतर्निहित होगी और कौन सी नहीं होगी। ठीक है, लगाइए दिमाग। अब देखिए क्या कह रहा है कि सड़क एक्स पर बहुत अधिक गड्ढे होने के कारण समय पर हवाई अड्डा पहुंचना मुश्किल है। अब अगर हम ये चीज बोल रहे हैं तो ये बोलते समय हमारे दिमाग में कुछ चीजें आई होंगी ना। अब देखिए अगर वो हमारे पूर्व अवधारणा में मौजूद, पहला कह रहा है कि समय पर एयरपोर्ट पहुंचना हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि हवाई अड्डे के लिए अन्य कोई सुविधाजनक सड़क नहीं है। भाई बिल्कुल ऐसा है तभी तो हम ये चीज बोल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमको ये बोलने की क्या जरूरत है। हमको पता है कि जिस मार्ग से हमें जाना है वो एक ही मार्ग है और वहां पर क्या है, गड्ढे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो दूसरी पूर्व अवधारणा होगा यही हमारे 100% हमारे कथन का अनुसरण करेगी। ठीक है, आगे आगे देखिए हमारे यहाँ बैच चल रहा है, एक हिंदी इंडिविजुअल का बैच है जो हमारे नितिन सर लेते हैं, और दूसरा हमारा सुपर टेट का बैच। अभी रिसेंटली आपके टेट का एग्जाम संपन्न हुआ है, इसके तुरंत बाद आपका सुपर टेट कभी भी कराया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट निकाल के। तो इसकी तैयारी आप रखिए, एग्जाम कभी भी हो सकता है। और इन दोनों बैचेस के अगर एडमिशन लेना हो तो आप हमारा स्टडी 91 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली इन दोनों बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कथन दिया गया कि एयरलाइंस एक्स ने यात्री किराया तत्काल प्रभाव से 15% बढ़ाने का फैसला किया है। धारणाएं क्या है, पहला है किराया बढ़ने के बाद भी एयरलाइंस एक्स की सीटों की मांग अपरिवर्तित रह सकती है। दूसरा क्या है कि अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी यात्री किराए में वृद्धि कर सकती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप एयरलाइंस एक्स के क्या है, मालिक हैं, और आपने किराया बढ़ाया। तो किराया बढ़ाते समय आपके दिमाग में कुछ चीजें आई होंगी ना। भाई किराया तो ऐसे नहीं बढ़ा रहे होंगे, कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगी, तभी तो आप किराया बढ़ा रहे होंगे। अच्छा, किराया बढ़ाते समय देखिए क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आएंगी। किराया बढ़ाने के बाद भी एयरलाइंस एक्स की सीटों की मांग अपरिवर्तित रहेगी। दूसरा कह रहा है कि अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी यात्री किराए में वृद्धि कर सकती है। चलिए अब आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा अनुसरण करेगा और कौन सा अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भाई हम किराया बढ़ाएंगे तब भी हमारी मांग उतनी ही रहेगी जितनी अभी भी है। ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा तो नहीं ना सोचेंगे कि किराया बढ़ा दिया तो लोग आएंगे नहीं भाई, क्योंकि किराया हम बढ़ा रहे हैं और हम किसी दिक्कत की वजह से किराया बढ़ा रहे हैं। तो देखो पहली जो पूर्व अवधारणा है बिल्कुल उचित है। दूसरा कह रहा है कि अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी यात्री किराए में वृद्धि कर सकती है। भाई अब अन्य कंपनियां क्या करेंगी ये हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा। हम अपनी कंपनी का, अपने एयरलाइंस का दाम बढ़ा रहे हैं, किराया बढ़ा रहे हैं, तो हम अपने के बारे में सोचेंगे, हम दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर जो पहली अवधारणा है वही क्या होगी, अंतर्निहित होगी। चलिए अब देखिए कथन कह रहा है, मैंने बोला किसी से कि यदि मैं ठीक नहीं होता हूं तो तुम्हें मीटिंग में जाना पड़ेगा। एक प्रबंधक अपने अधीनस्थ को बताता है, भाई कोई कंपनी का बड़ा ऑफिसर है तो अपने नीचे के अधिकारी को कहता है कि अगर मैं नहीं सही हुआ तो मीटिंग तुमको जाके अटेंड करना पड़ेगा। अब अगर ये ऐसी चीज, अगर प्रबंधक अपने अधीनस्थ से ये बात बोल रहा है
तो ये बात बोलते समय इसके दिमाग में कुछ चीजें आ रही होंगी ना। अब देखिए पहला क्या है कि यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रबंधन स्तर के कर्मचारी ही मीटिंग में उपस्थित रहे। भाई आवश्यक नहीं है तभी तो प्रबंधक अधीनस्थ को बोल रहा है, अगर आवश्यक होता तब ऐसा बोलता ही नहीं। तो ये पहली पूर्व अवधारणा इसमें बिल्कुल अनुसरित होगी। दूसरा करा कि यदि प्रबंधक स्वस्थ हो तो वह स्वयं बैठक के लिए जाना पसंद करते हैं, तो ये भी आपका होगा। भाई तभी तो कह रहा है कि अगर मैं स्वस्थ नहीं होता हूं, ठीक है, तब तुम्हें जाना पड़ेगा, अन्यथा अगर मैं स्वस्थ हो जाता हूं तो मैं खुद ही जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पूर्व अवधारणा क्या होगी, अंतर्निहित होगी, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों पूर्व अवधारणा है वो आपका क्या होगा, अंतर्निहित होगा। आ रही बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर आइए। हमारे कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें कर्मचारी को यात्रा भत्ता प्रदान करना चाहिए, एक कंपनी का प्रभारी कार्मिक प्रबंधक को बताता है। एक कंपनी का जो प्रभारी है, ठीक है, वो किसको बताता है, कार्मिक प्रबंधक को, ठीक है। अब देखिए धारणाएं क्या है, यात्रा भत्ता कार्यालय में समय की पाबंदी लाने में मददगार साबित नहीं होगा, अनुशासन और प्रतिफल सदैव साथ चलते हैं। चलिए दिमाग लगाइए, बताइए कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा अंतर्निहित होगा और कौन सा नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि कहीं पर एक जो प्रभारी है किसी कंपनी का, उसने अपने कार्मिक प्रबंधन से कहा कि भैया अगर आप क्या करते हैं, यात्रा भत्ता देते हैं, ठीक है, तो वो उससे क्या होगा कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो टाइम से अपने ऑफिस जाएंगे। अब पहला कह रहा है कि यात्रा भत्ता कार्यालय में समय की पाबंदी में मददगार साबित नहीं होगा। अब ये देखो बिल्कुल इसके क्या है, अपोजिट है। भाई अगर हम भत्ता बढ़ा रहे हैं तो हम बिल्कुल ये चाहेंगे ना कि लोग समय से आए, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि क्यों भाई, कहे कुछ और रहा है और ये हो कुछ रहा है, मतलब बिल्कुल उल्टा सोच है। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा होगा तो उसके दिमाग में ये उल्टा सोच थोड़ी ना आएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अनुशासन और प्रतिफल सदैव साथ चलते हैं, बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर आप किसी के सुकार्यों का, अच्छे कार्यों का इनाम देते हो तो वो और प्रमोट होता है, ठीक है, और उसके अंदर जज्बा आता है कि हम और अच्छे काम करें। तो यहाँ पर दूसरा क्या होगा, बिल्कुल उचित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए और अगले प्रश्न का बताइएगा कि कौन सा अंतर्निहित होगा और कौन सा अंतर्निहित नहीं होगा। चलिए दिमाग लगाइए फटाफट और बताइए कि कौन सा अंतर्निहित होगा और कौन सा नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपका सूट उत्कृष्ट है क्योंकि लोग आपके दर्जी के बारे में पूछते हैं जिससे सूट सिलवाया है, ठीक है। मान लीजिए कि आप हैं, आप बहुत अच्छा सूट बूट पहन के जा रहे हैं और लोग आपसे पूछ रहे हैं कि भैया कहाँ सिलवाया, बहुत जबरदस्त सिला हुआ दर्जी ने। अब अगर ऐसा होता है तो धारणा क्या है, अगर आप सूट अच्छा नहीं है तो लोग आपके दर्जी के बारे में नहीं पूछते। जनता एक उत्कृष्ट सूट की कसौटी जानना चाहती है। अब देखिए पहला धारणा क्या है कि अगर सूट अच्छा नहीं है तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो कथन दे रहा है उसके अनुसार हमको धारणा सोचना है ना कि आप जानते हैं कि आपका सूट उत्कृष्ट है क्योंकि लोग आपके दर्जी के बारे में पूछते हैं जिससे सूट सिला है। तो अगर सूट उत्कृष्ट होगा इसके कहने का मतलब है तभी लोग दर्जी के बारे में पूछेंगे, अन्यथा लोग दर्जी के बारे में आपसे नहीं पूछने वाले। तो वही कह रहा है कि अगर आपका सूट अच्छा नहीं है तो दर्जी के बारे में नहीं पूछ। दूसरा कह रहा है कि जनता एक उत्कृष्ट सूट की कसौटी जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो केवल पहली पूर्व अवधारणा होगी वो आपका अंतर्निहित होगी। चलिए आगे आइए, लगाइए दिमाग और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का उचित जवाब क्या होगा। लगाइए दिमाग, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का जवाब। देखिए क्या कह रहा है कि सरकारों की कार्यवाही से या सरकार के क्रांतिकारी परिवर्तन से सभी मौजूदा असमानताएं अगर पूरी तरह से मिट नहीं भी तो कम हो सकती हैं, ठीक है। धारणा क्या है कि असमानता एक मानव दृष्टिकोण है, बिल्कुल सही बात है। भाई असमानता कौन पैदा करता है, हम ही आप तो पैदा करते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वह उसका स्वेच्छा से भाग नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास जो कुछ भी है वह उसका स्वेच्छा से भाग नहीं है, तो आपका गलत है। तो जो पहली पूर्व धारणा होगी वो आपकी क्या होगी, अंतर्निहित
होगी। चलिए आगे आइए, देखिए हमारे यहाँ एनटीपीसी टीयर 2 एग्जाम के लिए और ग्रुप डी एग्जाम के लिए क्या चल रहा है, स्पीड टेस्ट चलाया जा रहा है। आपको पता है कि एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है, और अभी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहा था, तो अभी फिलहाल एक कमेटी गठित कर दी गई है जो उस पर जांच करेगी कि भैया रिजल्ट में क्या दिक्कत आई थी, क्यों आपका ऐसा हुआ। फिर देखिए कब तक एग्जाम होता है, लेकिन आप अपने एग्जाम की तैयारी रखिए। ये आपके स्पीड टेस्ट है, आप उससे तैयारी को अपने बूस्ट अप करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कथन दे रहा है कि राज्य सरकार ने छात्रों को हवाई टिकट पर रियायत प्रदान करने की योजना को समाप्त कर दिया है। धारणा क्या है, छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। दूसरा, छात्र जो हवाई यात्रा करते हैं हवाई टिकट का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कि आपके अनुसार कौन सी अवधारणा अनुसरण करेगी और कौन सी धारणा अनुसरण नहीं करेगी। लगाइए दिमाग। लगाइए दिमाग। देखिए क्या कह रहा है कि राज्य सरकार ने छात्रों को हवाई टिकट पर रियायत प्रदान करने की योजना को समाप्त करी। अब अगर ऐसा राज्य सरकार कर रही होगी तो उसके दिमाग में क्या चीजें आ रही है, पहला, छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। दूसरा, छात्र जो हवाई यात्रा करते हैं हवाई टिकट का खर्च वहन कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा कि छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। अगर सरकार ऐसा कर रही है तो उसके दिमाग में केवल यही बात आ रही होगी, तभी तो सरकार ऐसा कर रही है। तो यहां पर हो जाएगा जो केवल दूसरी पूर्व अवधारणा है वही हमारी क्या होगी, अंतर्निहित होगी, ठीक है भाई। सरकार अगर कुछ ऐसा कर रही है, भाई सीधी सी बात है कि कथन, मैंने बताया था कि जब भी कथन और एजम्पशन के टॉपिक में जो स्टेटमेंट हो समझ लो आप खुद दे रहे हो। अब अगर सरकार की बात है तो यहाँ पे सरकार आप खुद बन जाओ, और अगर आप ऐसी कार्यवाही कर रहे हो तो उसके दिमाग में कुछ चीजें आई होंगी ना। पहला कह रहा है कि छात्र भविष्य में हवाई यात्रा नहीं करेंगे, तो बिल्कुल गलत है, ये तो कभी आएगा नहीं हमारे दिमाग में। जो दूसरा आएगा वही आ सकता है हमारे दिमाग में, और उसके अनुसार क्या होगी, दूसरी पूर्व अवधारणा अंतर्निहित होगी। मैंने बताया था कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल आपको एक चीज करना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया वो सोच लो आप खुद दे रहे हो, ठीक है। अब स्टेटमेंट जहां से रिलेटेड हो उसका सबसे बड़ा ऑफिसर आप खुद बन जाओ, फिर देखो चीजें कितनी इजी हो जाएंगी आपके लिए। आगे देखिए कथन दिया गया कि एक्स मच्छर कॉइल से आपके परिवार के लिए रात में एक अच्छी सुरक्षित और प्रभावी नींद सुनिश्चित करें। एक आपका विज्ञापन आया है और एक मच्छर कॉइल है, कह रहा है कि ये आपके परिवार को क्या करता है, एक अच्छी नींद सुरक्षित कराता है। धारणा क्या है कि एक्स मच्छर कॉइल अन्य मच्छर कॉइल से बेहतर है, एक अच्छी रात निद्रा अपेक्षित है। चलिए अब दिमाग लगाइए और देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का आंसर सही दे पाते हैं। लगाइए। अब देखिए क्या कह रहा है कि धारणा दी गई कि एक एक्स मच्छर कॉइल अन्य मच्छर कॉइल से बेहतर है। अब ऐसा तो कहीं नहीं कह रहा है, एक अच्छी रात्रि निद्रा नींद अपेक्षित है, यही हो जाएगा। बस सबको चाहिए कि एक अच्छी नींद आए रात में, और उसके लिए आपका यहाँ पर विज्ञापन दिया गया है। चलिए अगला लगाइए दिमाग। सरकार ने क्षेत्र में हाल ही में हुई हिंसा के संभावित कारण जानने के लिए एक तथ्य ज्ञात करने की मिशन गठित किया है। धारणा, मिशन घटनाओं के बारे में विश्वसनीय जानकारी देने के लिए मिशन के साथ सहयोग में आगे आ सकता है। दूसरी पूर्व अवधारणा दी गई नहीं तो इसको क्वेश्चन को हटा दीजिए, आगे आइए। कथन दिया गया कि सिटी बस परिवहन निगम ने आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए ए और बी बिंदुओं के बीच चलने वाले 3 बसों के मार्ग को बदलने का फैसला किया गया है। धारणाएं क्या, संशोधित मार्गों पर इन बसों को अधिक यात्री मिल सकते हैं। पुराने मार्ग पर निवास करने वाले कई लोग बस सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कि आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। लगाइए दिमाग और बताइए कि आपके प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम कहीं के परिवहन निगम के अधिकारी हैं और हम ऐसा कर रहे हैं कि कोई बस किन्हीं 2 टर्मिनल के बीच में चल रही थी और उनका मार्ग बदल के मैं दूसरी जगह पे कर रहा हूं, तो ऐसा करते समय हमारे दिमाग में क्या चीजें आई होंगी। पहली चीज देखो,
संशोधित मार्ग पर इन बसों में अधिक यात्रा मिल सकते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा आया होगा तभी तो हमने ऐसा किया। दूसरा क्या करा कि पुराने मार्ग पर निवास करने वाले कई लोग बस सेवा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये सब हमारे दिमाग में नहीं आया होगा, हमारे दिमाग में केवल ये चीज आया होगा। ठीक है, तो यही हमारी जो केवल पहली पूर्व अवधारणा होगी वही अंतर्निहित होगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो स्टेटमेंट जहां से रिलेटेड हो जाओ आप वो ऑफिसर खुद बन जाओ, और फिर अगर आप एजम्पशन को सोचोगे तो आप ज्यादा इजीली से क्वेश्चन के आंसर को दे पाओगे। देखिए आगे क्या कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की मात्रा को बढ़ती खपत के कारण खाद्य विषाक्त के मामले बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बताइए इन दोनों पूर्व अवधारणा में से कौन सी पूर्व अवधारणा अंतर्निहित होगी? पहला कह रहा है कि ग्रामीण इलाकों में शराब का उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत ज्यादा है। दूसरा, ग्रामीण के क्षेत्रों में शराब की कई अनधिकृत दुकानें हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की मात्रा की बढ़ती खपत के कारण खाद्य विषाक्त के मामले बढ़ रहे। ग्रामीण इलाकों में शराब का उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत ज्यादा है, ये तो आपका नहीं कह सकते इसके आधार पर। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की कई अनधिकृत, ठीक है, कई ऐसी दुकानें हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो उनके मानकों को पूरा नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो दूसरी पूर्व अवधारणा होगी हमारे अकॉर्डिंग वो अंतर्निहित होगी। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो दूसरी पूर्व अवधारणा होगी वो अंतर्निहित होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि खाद्य विषाक्त के मामले बढ़ रहे हैं ना। खाद्य विषाक्त मतलब जो भोजन में जहरीला पदार्थ मिल गया वो मामला बढ़ रहा है। तो वो मामला मिलना शराब के उपयोग करने वाले लोगों के प्रतिशत ज्यादा होने से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरी पूर्व अवधारणा होगा वो आपका अंतर्निहित होगा। देखिए हमारे यहाँ लेखपाल की बुक प्रकाशित हुई है जो 4 खंडों में प्रकाशित की गई है। इसमें से जो पहला खंड है वो ग्राम समाज और विकास का है, जिसमें 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके उपस्थित कराए गए हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए हैं। इन बुक्स को अपने आप कहां पर परचेज कर सकते हैं? अपने नियरेस्ट बुक शॉप पर। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप ये टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, विजयी होने के बाद भी विनम्र रहें। कहीं पर अगर ऐसा कथन लिखा गया है कि विजयी होने के बाद भी विनम्र रहे, अगर कहीं पर ऐसा बोला जा रहा है तो बोलते समय जो व्यक्ति बोल रहा होगा उसके दिमाग में क्या चीजें आ रहेंगी? बहुत से लोग विजयी होने के बाद भी विनम्र रहते हैं। अगर रहते होते तो ये बोलने की जरूरत ही क्या होती? आमतौर पर लोग विनम्र नहीं होते हैं भाई। विजयी होने के बाद लोग विनम्रता खो देते हैं, इसीलिए आपको ऐसा बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग तो हमारा विकल्प नंबर जो 2 होगा वही इस कथन का अनुसरण करेगा। हमारी जो दूसरी अवधारणा है वही इसका अनुसरण करेगी, तभी ऐसा बोल रहा है। चलिए आगे देखिए, मैं कार्मिक में आपसे फोन पर संपर्क नहीं कर सकता। मतलब समय, जब मेरा काम करने का समय है मैं उस समय आपके फोन पर संपर्क नहीं कर सकता। कार्मिक में फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, आजकल फोन पर संपर्क करना मुश्किल है। चलिए बताइए कि इस प्रश्न का क्या होगा? फटाफट दिमाग लगाइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं कार्मिक में आपसे फोन पर संपर्क नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोल रहा है तो यही होगा कि फोन की सुविधा वहां पर उपलब्ध होगी ही नहीं, इसीलिए वो ऐसा आपसे बोल रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर आइए और यहां पर बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। फटाफट बताइए कि यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। लगाइए दिमाग और बताइए कि इस प्रश्न का उचित जवाब क्या होगा। फटाफट सभी लोग सोचेंगे, बताएंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि सभी वस्तुओं में से कंप्यूटर की कीमतों में जून 2005 में दिसंबर 2005 के बीच उच्चतम गिरावट आई है। धारणा क्या है? जून और दिसंबर 2005 के सभी वस्तुओं के तुलनात्मक कीमतें उपलब्ध थी। दूसरा कह रहा है कि कंप्यूटर की कीमतों में 2005 के पहले 6 माहों में अंतिम 6 महीनों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। देखिए क्या कह रहा है कि सभी वस्तुओं में से कंप्यूटर की कीमतों में जून 2005 से दिसंबर 2005 के बीच उच्चतम गिरावट आई है। ठीक है, जून 2005 से दिसंबर 2005 के बीच उच्चतम गिरावट आई है। भाई दाम बहुत घट गया है। धारणा क्या है कि जून और दिसंबर 2005 के बीच सभी वस्तुओं की तुलनात्मक कीमतें उपलब्ध थी।
तभी तो ये आपका तुलना कर पाया, ठीक है, कि जो कंप्यूटर की कीमतें हैं वो सभी वस्तुओं की कीमतों से इसको कंपेयर कर पाया। अगर उपलब्ध होगा तभी तो। दूसरा क्या है कि कंप्यूटर की कीमतों में 2005 के पहले 6 महीने में अंतिम 6 महीनों की तुलना की वृद्धि में अधिक रही, ऐसा रही होगी तभी तो ये कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो दोनों पूर्वाधारणा होगा वो आपका क्या होगा बच्चा, अंतर्निहित होगा। ठीक है, तो बताइए चीजें यहाँ पर आपको समझ में आई, चीजें यहाँ पर आपको समझ में आई। अब चलिए आपका एक लास्ट इसमें रह गया है और वो है आपका कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कारण और उसका परिणाम, कारण और उसका परिणाम। तो चलिए इसके क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लें और उसके बाद फिर हम लोग इनके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे यहाँ लेखपाल की जो दूसरी बुक है वो सामान्य हिंदी की है, जो नितिन सर के दिशा निर्देश में एक्सपर्टों द्वारा तैयार की गई है। ये 4 खंडों में दी गई है ये बुक। इन बुक्स को आप हमारे नियरेस्ट बुक शॉप से क्या कर सकते हैं बच्चा, परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं और इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आज लास्ट क्लास है आपके 45 दिन की क्रैश कोर्स की, और इसमें जो लास्ट टॉपिक है आपके लॉजिकल रीजनिंग का वो है कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट कारण और उसका प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट कारण और उसका प्रभाव, कारण एवं प्रभाव। ठीक है, अब यहां पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट है S1 और दूसरा स्टेटमेंट है S2। ठीक है, यहां पर आपको 2 कथन दिए रहते हैं और आपको पहचानना होता है कि इसमें से कौन सा कारण है और कौन सा उसका प्रभाव है। ठीक है, कौन सा काज है और कौन सा उसका इफेक्ट है, कौन सा कारण है और कौन सा उसका परिणाम है। जैसे मैंने पैरासीटामोल की दवाई ली, मुझे आज थोड़ा सा बुखार जैसा फील हो रहा है। अगर आपके सामने ये 2 स्टेटमेंट लिखा है कि मैंने पैरासीटामोल की दवाई ली, पैरासीटामोल की दवाई ली, ठीक है, और दूसरा है मुझे आज बुखार जैसा फील हो रहा है, मुझे आज बुखार जैसा फील हो रहा है, बुखार जैसा महसूस हो रहा है, हिंदी में लिख दो तो महसूस हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है तो आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा कारण है और कौन सा प्रभाव है, तो सीधी सी बात है कि मुझे बुखार जैसा फील होना ये कारण था जिसके वजह से मैंने पैरासीटामोल की दवाई ली। ठीक है, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैंने पहले पैरासीटामोल की दवाई ली तब मुझे बुखार जैसा फील होने लगा, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। अगर आपको बुखार जैसा फील होगा तभी आप उसमें क्या करोगे, पैरासीटामोल की दवाई लोगे। तो अब आप विकल्प को चुनोगे, और कौन से विकल्प को चुनोगे कि आप उस विकल्प को चुनोगे जिसमें कहा जाएगा कि जो दूसरा कथन था वो आपका कारण था और जो पहला कथन था वो आपका क्या है, परिणाम। ठीक है, तो आप कह दोगे कि जो आपका कथन 2 है वो आपका कारण है, ठीक है, और जो आपका कथन 1 है वो उसका क्या है, परिणाम। ठीक है, तो आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपका 5 ऑप्शन होगा। आप देखिए 5 ऑप्शन को देखिएगा, आपसे बताया जाएगा कि पहला ऑप्शन कहेगा कि जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका कॉज है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, इफेक्ट है। ये आपका विकल्प नंबर 1 आपसे कहेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। विकल्प नंबर 2 आपसे ये कह सकता है कि जो आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, कॉज है, और उसका जो परिणाम है वो आपका कौन सा स्टेटमेंट है, वो आपका पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, सी का मतलब होता है कॉज, सी का मतलब हो गया काज, काज का मतलब हो गया कारण, और ई का मतलब हो गया इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब हो गया परिणाम या प्रभाव। ठीक है, समझिएगा। तो ये तो हो गया आपका दूसरा। तीसरा स्टेटमेंट आपसे ये कहेगा कि ये जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही आपके कारण हैं, दोनों ही आपके क्या हैं, दोनों ही आपके कारण हैं। ठीक है, दोनों ही आपके क्या है, कॉज है।
चलिए चौथा विकल्प आपको देगा और उसमें कहेगा कि जो दोनों आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो आपके स्टेटमेंट 1 और 2 हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, इफेक्ट है। दोनों ही आपके क्या है, इफेक्ट है। और जो दोनों का काज है, जो दोनों का कारण है, वो क्या है, समान है। ठीक है, जो दोनों का कारण है, जो दोनों का काज है, वो आपका क्या है, समान है। और पांचवा स्टेटमेंट आपसे कहेगा कि जो आपको दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो दोनों क्या है, दोनों के जो आपके कारण हैं, दोनों के जो काज हैं, दोनों के जो इफेक्ट है, वो आपके क्या है, अलग अलग है। लेकिन दोनों का जो परिणाम है, जो दोनों का काज है, ठीक है, वो किसी एक कारण का ये दोनों परिणाम है। ठीक है, यहां पर ये दोनों जो इफेक्ट हो जाएंगे वो किसी दोनों अलग अलग कारणों के होंगे। यहां पर C1 और C2 लिख देते हैं, C1 और C2 लिख देते हैं। और यहां पर जो दोनों परिणाम हो जाएंगे वो दोनों सेम कारण के परिणाम हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, एक चीज मोटा मोटी ये सोचिए, समझिएगा कि जो तीसरा वाला विकल्प होता है ऐसे टॉपिक में, वो किसी भी शर्त पर सही नहीं होता है। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा तो आप उन दोनों स्टेटमेंट को देखकर कभी ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ये दोनों क्या होंगे, दोनों कारण होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर दो स्टेटमेंट दिया गया तो उसमें से एक प्रभाव, एक कारण या दोनों प्रभाव हो सकते हैं, दोनों कारण हो, ये कभी भी सही नहीं होगा। तो आप उस विकल्प को पहले ही गलत काट दीजिए जहां पर दोनों के कारण होने की बात कही जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो तीसरा स्टेटमेंट, ये जो तीसरा विकल्प है, ये इस टॉपिक के लिए कभी नहीं होता है। ठीक है, अब बचता है ये आपके सामने पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। पहला कहेगा कि विकल्प जो स्टेटमेंट जो पहला है वो कारण है और दूसरा उसका प्रभाव है। दूसरा कहेगा कि पहला जो है वो प्रभाव है, दूसरा इसका क्या है, कारण। और चौथा कहेगा कि यहाँ पर दोनों क्या है, प्रभाव है, लेकिन दोनों का जो कारण है वो क्या है, स्वतंत्र है। और फिर पांचवा ये कहेगा कि दोनों प्रभाव है लेकिन दोनों के कारण क्या है, सेम है, समान है। ठीक है, स्वतंत्र कारण मतलब अलग अलग कारकों के प्रभाव। आ रही बात समझ में? तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होगा। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है कि आपके इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाया। दूसरा कह रहा है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। तो भैया लोगों का रिपोर्ट लिखवाना स्थानीय पुलिस में, ये क्या हो गया, ये कारण बन गया। ये क्या बन गया, ये कॉज बन गया। और पुलिस द्वारा संदिग्धों की तलाशी लेना, ये उसका क्या हो गया, ये उसका प्रभाव हो गया, ये उसका इफेक्ट हो गया। तो सीधा सा बात ये हो जाएगा कि जो पहला है, जो कथन पहला है वो कारण है और जो कथन दो है वो उसका क्या है बच्चा, परिणाम। ठीक है, देखो ये 5 विकल्प आपके सामने आ गए ना। पहला विकल्प कथन 1 कारण है, कथन 2 उसका परिणाम है। दूसरा विकल्प कथन 2 कारण है और कथन 1 उसका परिणाम है। तीसरा विकल्प ये है कि दोनों कथन स्वतंत्र कारण है। तो ये किसी भी केस में नहीं सही होगा, क्योंकि दो स्टेटमेंट कभी भी दोनों कारण नहीं हो सकते, दोनों प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, दोनों परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उसका जो कारण होगा वो फिर क्या होगा, अलग अलग होगा या समान होगा। कथन 1 और 2 दोनों कथन स्वतंत्र कारकों के क्या है, परिणाम। चलिए आ गया ये। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है, ऑफर निकाला है। दूसरा कह रहा है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर आपके अनुसार क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की। अब अगर कैसा कहीं पर ऐसा अनाउंसमेंट सरकार कर रही है तो अज्ञात बंदूकधारियों ने ऐसा हुआ होगा, कहीं पर ऐसी घटना हुई होगी, उसी के कारण तो सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा है। तो यहाँ पर जो दूसरा हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, और जो पहला हो जाएगा वो उसका इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा है वो आपका कारण है
और जो पहला है वो उसका क्या है बच्चा, वो उसका परिणाम है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छिटपुट घटनाएं हुई हैं। दूसरा कह रहा है कि शहर के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल में लाया गया। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कि आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छिटपुट घटनाएं का होना और उसके कारण क्या गया भाई, पथराव होगा तो लोग घायल होंगे, फिर उनको अस्पतालों में लाया जाएगा। तो जो पहला हो गया वो कारण हो गया और जो दूसरा हो गया वो उसका क्या हो गया बच्चा, परिणाम हो गया। तो यहाँ भी विकल्प नंबर 1 आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए आगे देखिए, ये लेखपाल की तीसरी बुक है जो सामान्य ज्ञान के नाम से हमारी संस्था प्रकाशित की है। तो इस बुक के बारे में भी आप हमारे स्टडी 91 चैनल पर भी विजिट कर सकते हो या इन टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, या आपके नियरेस्ट बुक शॉप पर अवेलेबल होगी। इसकी जानकारी लेनी है तो आप हमारे ऐप पर भी जा सकते हैं। इसमें क्या है, 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड कराया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल स्थान जाने के लिए शहर से गए और गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक सिटी है और गर्मी पड़ने लगी। अब बहुत से लोग जो इस सिटी के रहने वाले थे वो यहां से निकल के अन्य सिटी में चले गए, गोवा घूमने चले गए। और बहुत से लोग जिनके नानी का गांव यहां था वो अपने नानी के यहाँ इस सिटी में आ गए। बहुत से लोग जो इस सिटी के थे वो गोवा निकल गए अपना घूमने के लिए। अब बहुत से लोग जो इस सिटी के रहने वाले थे, किसी अन्य सिटी में रहते थे, वो अपने नानी के गांव आ गए। तो यही कह रहे हैं कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल स्थान जाने के लिए शहर से गए और गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक इस शहर में आ गए। तो जब दो की दिशा क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, दोनों परिणाम होते हैं, लेकिन दोनों का जो कारण होता है वो क्या होता है, अलग होता है, वो स्वतंत्र कारण होता है। ठीक है, तो यहां पर जब दोनों की दिशा अलग अलग होगी तो ये दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही परिणाम होंगे और दोनों का जो कारण होगा वो अलग अलग होगा, वो स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र कारण का मतलब कि दोनों का कारण अलग अलग है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए कि कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारकों के क्या है, परिणाम है। ठीक है, जब दोनों का कारण अलग अलग हो, और दोनों का कारण अलग अलग कब होगा, जब दोनों की दिशा अलग अलग होगी। एक इस सिटी में आ रहा है और दूसरा इस सिटी से जा रहा है। ठीक है, और जब दोनों का कारण समान होगा तब आप इस विकल्प को चूज करोगे। उस केस में दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, चलिए आगे आइए। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की है। प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा की। अब देखो यहाँ पर दोनों की दिशा क्या है, दोनों की दिशा समान है। ये भी छुट्टी की घोषणा कर रहा है और ये भी छुट्टी की घोषणा कर रहा है, दोनों त्योहार के कारण। तो अब यहाँ पर दोनों आपके कारण हो जाएंगे, सॉरी दोनों आपके प्रभाव हो जाएंगे और दोनों का जो कारण होगा वो क्या होगा, समान होगा। ठीक है, दोनों का कारण जो होगा वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो आशा करते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का भी टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो आपके पांचों विकल्प थे उन पांचों विकल्पों पर आधारित मैंने एक प्रश्न आपको करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका 45 दिन का क्रैश कोर्स चल रहा था वो आपका संपन्न हुआ, आज खत्म हुआ। ठीक है, जिन बच्चों लोगों को इन क्रैश कोर्स को देखना होगा, जो आज चैनल पर नए होंगे या जो चैनल जो बीच में क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए होंगे, तो वो मैं आज प्लेलिस्ट बनवा दूंगा 45 दिन रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से। आप हमारे स्टडी 91 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको ये 45 दिन रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से आपको मिल जाएगा फोल्डर। वहां पर मैं सारे क्लासेस आपको उसमें उस फोल्डर में रखवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की फिर से ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग इसी तरह देश के निरंतर प्रगति के लिए अपना योगदान अपने स्तर से देते रहिए और जहां भी है अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, क्योंकि ये तय है कि आपको कल आप ही जो होंगे किसी न किसी पद को सुशोभित करेंगे और वहां से आप देश की प्रगति की दिशा और दशा को आप भी निर्धारित करेंगे। ठीक है, तो इसी मंगल कामना के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।